नमस्कार दोस्तों। कर्नाटक में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान अब कभी भी हो सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि शायद इसी हफ्ते के आखिर में या अगले हफ्ते की शुरुआत में चुनाव की डेट्स आ जाएंगी। उसी हिसाब से राजनीतिक दलों की गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। इन सब के बीच राहुल गांधी, मैंने अभी पहले भी बताया था कि राहुल गांधी की पहली चुनावी सभा कल संपन्न हुई, यानी कि 20 तारीख को, और वो बेलागवी में उन्होंने अपनी चुनावी सभा की। वैसे तो सभी लोग वहां पर सीनियर लीडर्स मौजूद थे, पार्टी के अध्यक्ष तथा कथित मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे, लेकिन असली स्टार कैंपेनर वहां पर राहुल गांधी ही नजर आए और उन्होंने लंबी चौड़ी स्पीच दी। देखिए, राहुल गांधी की कल की जो स्पीच थी, जो बातें उन्होंने कही, उसमें एक तो उन्होंने वो आरोप लगाया, जो पे सीएम वाला आरोप लंबे समय से वहां मुंबई की सरकार पर लगाया जा रहा है कि 40% कमीशन यहाँ काम में लिया जा रहा है बीजेपी की सरकार के द्वारा। दूसरे, उन्होंने कहा कि जो हमारी सरकार आई तो हम 2 साल तक बेरोजगारों को 3,000 रुपये महीना भत्ता देंगे, यानी कि जिंदगी भर उन्हें बेरोजगार ही रखेंगे, उन्हें नौकरी नहीं देंगे। इस तरह की बातें, जो इस देश को बर्बाद करने वाली पॉलिटिक्स है, फ्रीबीज वाली, उसको ही राहुल गांधी अडॉप्ट करते हुए वहां पर नजर आए। हालांकि अभी तक यह संकेत नहीं है कि कांग्रेस यहां पर सरकार बनाने की स्थिति में आएगी भी या नहीं, क्योंकि राहुल गांधी जब पहली बार यहां पर सभा करने पहुंचे हैं तो नरेंद्र मोदी 6 या 7 कार्यक्रम अपने उनके आने से पहले ही यहां पर कर चुके हैं। इसके अलावा अमित शाह, जेपी नड्डा, कई केंद्रीय मंत्री, ये सब लोग यहां पर लगातार समय समय पर आते रहे हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों को तो यहां प्रभारी तक बनाया गया है अलग अलग लोकसभा विधानसभा क्षेत्रों का। तो बीजेपी का वर्क चल रहा है। और साथ ही साथ 25 तारीख को बेंगलुरु में एक लंबा चौड़ा रोड शो करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और मुझे लगता है कि शनिवार को वो रोड शो करेंगे और शायद मंडे या ट्यूसडे तक कर्नाटक में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाए। बहुत उम्मीद तो मुझे यही है कि उस रोड शो के बाद उसमें एक मेट्रो ट्रेन का भी उद्घाटन करने वाले हैं। 12-13 किलोमीटर का बेंगलुरु में कोई एक पार्ट तैयार हो गया है मेट्रो का, उसका भी वो शुभारंभ नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो ये मेन कार्यक्रम अभी होने जा रहे हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी कल 80 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जनता दल एस, जेडीएस, कुमार स्वामी की जो पार्टी है, उसने लगभग 90 प्रत्याशियों की लिस्ट अपनी पिछले साल ही जारी कर दी थी, दिसंबर के महीने में। तो उनका भी काम अपना चल रहा है। सबसे पीछे ये कांग्रेस वाले ही हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं, डीके शिव कुमार, सिद्धरमैया, कि हम यहां पर अपनी सरकार बना लेंगे। सिद्धरमैया की तो हालत बड़ी खराब है। उन्हें तो यही नहीं लग रहा है कि मैं कहां से जीत पाऊंगा, कहां से नहीं। और प्रहलाद जोशी जो केंद्रीय मंत्री है, उनका बयान भी आ गया है कि सिद्धरमैया के लिए कोई भी सीट सेफ नहीं है, वो कहीं से भी लड़ ले, वहीं से चुनाव हारने जा रहे हैं। तो बीजेपी, भले ही एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उनके साथ काम कर रहा हो, लेकिन बीजेपी इस पूरे प्रकरण में, पूरे माहौल में विनर के रूप में अभी तक नजर आ रही है। ये ऐसा नहीं लग रहा है कि बीजेपी बिल्कुल शून्य हो जाएगी। हो सकता है कि पिछली बार वाली स्थिति हो, बहुमत के नजदीक ना पहुंच पाए, लेकिन बीजेपी को इतना तो कॉन्फिडेंस है कि हम इतने विधायक अपने चुनवाने में सफल रहे होंगे कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, या अगर जेडीएस वगैरह किसी और का समर्थन लेना पड़ा तो हम समर्थन लेकर भी सरकार बनाने में यहां सफल हो जाएंगे। राहुल गांधी पर आते हैं। राहुल गांधी पहली बार गए थे और राहुल गांधी को ऐसा लग रहा था, उनकी स्पीच सुनते हुए, मैंने उसके कुछ क्लिप्स देखे हैं, वो ऐसे बोल रहे जैसे वो पार्लियामेंट में बोलते हैं, जैसा वो कैम्ब्रिज में बोलकर आए हैं, जैसा वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बोल रहे थे। एक भी शब्द अलग नहीं कहा। अडानी जी का क्या संबंध है मोदी जी से, चीन ने हमारी धरती कब्जा ली है, मुझे पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता है, डेमोक्रेसी पे हमला किया जा रहा है, बला बला बला, ये सब बातें ही उन्होंने कही। इसके अलावा कुछ खास उनकी बातों से मुझे स्पष्ट नजर नहीं आया। दूसरे, राहुल गांधी की जो स्पीच अब होती हैं, वो इतनी उबाऊ और नीरस हो गई हैं, उनमें इतनी एक रूपता और रिपीटिशन हो गया है कि लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने पुरानी वीडियो क्लिप को हमारे सामने प्ले कर दिया हो और उसी को हम दोबारा से सुन रहे हो। 40% कमीशन देना पड़ रहा है, और हमारी सरकार आएगी तो हम एससी रिजर्वेशन 15 से बढ़ाकर 17% कर देंगे, एसटी रिजर्वेशन को 3 से बढ़ाकर 7% करेंगे। इस तरह की बातें उन्होंने कही, और उन्होंने कहा कि हर साल तक, हर तीन साल तक हर ग्रेजुएट को 3,000 रुपए महीने दिए जाएंगे। ये सब बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि मैं जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कर्नाटक से गुजरा था
तो मुझे बताया गया कि कर्नाटक की सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है। इस प्रदेश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता, चाहे कोई डिग्री ले लो। कर्नाटक की सरकार कर्नाटक में युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है। इस तरह की बातें कही। 1500 रुपए डिप्लोमा होल्डर्स को 2 साल तक दिए जाएंगे, 10 लाख युवाओं को स्टेट में रोजगार दिया जाएगा, 2.5 लाख सरकारी पदों पर भर्तियां की जाएंगी और गृह ज्योति स्कीम के तहत 2000 यूनिट मुफ्त बिजली कांग्रेस देने वाली है। इस तरह की बातें की जो जिसका कहते हैं ना कि जिसको कागज पर लाना, जिसको अमल में लाना असंभव सा नजर आता है। आजकल यही ट्रेंड बन गया है। अभी देखिए हिमाचल प्रदेश में जब इनकी सरकार आई कांग्रेस की, तो इन्होंने कहा कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। अब स्थिति यह है कि उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। इतनी बड़ा खर्चा है ओल्ड पेंशन स्कीम का कि आप समझ लीजिए कि सारा जो बजट है हिमाचल प्रदेश का उसी में ही चला जाएगा। तो ऐसी उम्मीदें, इस तरह की जो भाषणबाजी है, उनसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बात ये कहना चाह रहे हैं। दूसरी ओर जो कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं डीके शिव कुमार, उन्होंने कहा कि हमने किसी के साथ गठबंधन नहीं किया है, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और अकेले ही हम जीत कर दिखाएंगे। और उनका दावा है कि कर्नाटक में 224 में से हम 150 सीटें जीतने जा रहे हैं। देखिए कॉन्फिडेंस कांग्रेस वालों का कितना हाई है। और जो सिद्धरमैया हैं, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट 22 मार्च को जारी हो सकती है, यानी कि कल जारी हो सकती है। और इसमें सीईसी की जो चुनाव इलेक्शन कमेटी है इनकी, केंद्रीय चुनाव समिति, उसकी बैठक में 224 सीटों वाली 110 सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए गए हैं और इनमें से 4-5 सीटों को छोड़कर सभी मौजूदा विधायकों को टिकट दिए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि डीके शिव कुमार के जो भाई हैं डीके सुरेश, उनका भी नाम इस लिस्ट में हो सकता है, जो अभी राज्य में कांग्रेस के इकलौते सांसद हैं और उन्हें कुमार स्वामी के बेटे के सामने चुनाव लड़वाने की चर्चाएं आ रही हैं। तो कांग्रेस इस समय वहां पर कायदे से फाइट की स्थिति में नजर नहीं आ रही है। एंटी इनकम्बेंसी हो, लोगों की नाराजगी हो, या लिंगायत समुदाय में जो नाराजगी है कि साहब ये दुरप्पा को फ्री हैंड बीजेपी नहीं दे रही है, अगर इन सब बातों को हम कंसीडर कर लें तो उनका अगर कहीं पर बहुत ज्यादा महत्व नजर आ रहा हो तो मान लिया जाए। वरना अभी मेरी बात हुई पत्रकारों से, कई सीनियर, और उनमें से कुछ लोग कॉलम भी लिखते हैं कर्नाटक को लेकर, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए ठीक है कि एक परसेप्शन बन रहा है कि खराब स्थिति में बीजेपी वहां पर है और ऐसा नहीं है कि आसानी से जीत जाएगी, लेकिन नरेंद्र मोदी जो एक अलग फैक्टर लेकर आते हैं, जिस तरीके से वो वहां की सभाएं कर रहे हैं, एक के बाद एक दौरे कर रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी को भी लग रहा है कि यहाँ स्थिति कमजोर हो सकती है। और चूंकि कर्नाटक लोकसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है, तो इस लिहाज से नरेंद्र मोदी यहाँ पर बार बार जा रहे हैं। और देखिए सप्ताह में 2-2, 3-3 बार जा रहे हैं, पिछले संडे में भी गए थे, शनिवार को भी जाने वाले हैं। तो नरेंद्र मोदी काफी कुछ चीजों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और यह भी माना जाता है कि जिस इलाके में वो जाते हैं, जिस इलाके में उनकी सभा होती है, कोई कार्यक्रम होता है, कहीं पर शिलान्यास करते हैं, तो उसका फर्क पड़ता है और बीजेपी के प्रति लोगों में माहौल बनता है, क्योंकि एक स्वच्छ छवि वाला ब्रांड जो है वो नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए बन चुके हैं। लेकिन उनकी इस ब्रांड इमेज का सही मायनों में टेस्ट होने जा रहा है कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में तो बहुत प्लस में रहते ही हैं नरेंद्र मोदी अपनी इमेज के कारण। देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी की जो पहली रैली हुई है उसका इंपैक्ट फिलहाल 0 है। किसी भी अखबार ने उस पर कोई बड़ी स्टोरी नहीं लिखी। मैंने साउथ के सारे अखबार पढ़े हैं कि देखूं किसी ने इसका कुछ आकलन करने की कोशिश की हो, इससे क्या निकल कर सामने आया, इससे क्या फायदा हो रहा है कांग्रेस को, कुछ ऐसा जानने की कोशिश की हो, लेकिन ऐसा कुछ निकलता हुआ नजर नहीं आया। वही ढाक के 3 पात नजर आ रहे हैं। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव पर दोस्तों हमारी सीरीज शुरू हो चुकी है। लगभग कोशिश रहेगी कि रोजाना ही एक लाइव किया जाए, तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। और खासतौर से आप कर्नाटक के दर्शक हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताइए कि कर्नाटक के बारे में और किस तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हैं, क्या जानकारी आप चाहते हैं, उस पर हम कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की प्रयास किया जाए। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।